हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सपना स्टडी एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। हमारी अर्थ ने हमें बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं, जैसे वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, विंड, एनिमल्स। इन सब को हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेज। तो नेचर में प्रेजेंट कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी नीड्स को पूरा करती है उन्हें हम रिसोर्सेज कहते हैं। लेकिन पूरी तरह से रिसोर्स कहने के लिए भी इन्हें कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है। जैसे कुछ कंडीशंस हैं, ये क्या होनी चाहिए? टेक्निकली एक्सेसिबल होनी चाहिए। मतलब अगर कोई रिसोर्स है तो उस रिसोर्स तक पहुंचने के लिए हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। दूसरा यह है कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, जो भी हमारा सोर्स है उसे हमारे लिए इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन ये है कि ये जो रिसोर्स है इसकी वजह से ना किसी को कोई नुकसान हो और ना ही कोई चोट हो। हम रिसोर्स को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? एवरीथिंग अवेलेबल इन एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड इफ इट इज टेक्निकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, नोन एज रिसोर्स। यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे हैं जो हमारी बुक में दी हुई है। यहाँ पे नेचर है, टेक्नोलॉजी है, इंस्टीट्यूशंस हैं और बीच में क्या दिया हुआ है? ह्यूमन बींग्स दिए हुए हैं। इनमें से 2 पॉइंट निकल के बाहर आते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो नेचर है, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट इज जो ह्यूमन बीइंग है वो टेक्नोलॉजी की हेल्प से नेचर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, जिससे वो इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं और वहाँ से इनकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो अर्निंग है इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। आगे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज को 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया हुआ है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप और फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट। इन्हें हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन के बेसिस पे इन्हें 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है वाइटिक रिसोर्सेज और सेकंड है अवाइटिक रिसोर्सेज। तो वाइटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? ये कहाँ मिलते हैं? बायोस्फीयर में मिलते हैं और इनकी लाइफ होती है। जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, फिशेज हैं, ये सब क्या है? वाइटिक रिसोर्सेज। इसके साथ ही जो अवाइटिक रिसोर्सेज हैं वो भी बायोस्फीयर में मिलेंगे, लेकिन ये लाइफ कंटेन नहीं कर सकते हैं, ये जिंदा नहीं होते हैं। जैसे वाटर हो गया, रॉक्स हैं, सॉइल है, मेटल्स हैं, ये सब हैं अवाइटिक रिसोर्सेज। सेकेंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। इन्हें भी 2 तरह से डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है रिन्यूएबल सोर्सेज और सेकेंड है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं ये 2 वर्ड से बना हुआ है, ठीक है, री प्लस न्यू। इट मीन्स कि जिन्हें हम बार बार न्यू कर सकते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, ऐसे सोर्सेज को हम कहते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज। जैसे हो गए सनलाइट हो गई, इन्हें हम जितना यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है कि आज पूरी की पूरी सनलाइट हमने ख़त्म कर दी, नेक्स्ट डे सन निकलेगा ही नहीं। तो ये क्या आ जाता है आपका? रिन्यूएबल सोर्सेज, ठीक है, कि ये ख़त्म नहीं होंगे। सनलाइट, विंड एनर्जी, वाटर, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। सेकेंड है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब ये बार बार रिन्यू नहीं होते हैं। एक बार ख़त्म हो जाए तो इन्हें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं दोबारा से बनने में। जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, मेटल्स हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इसीलिए हमें इनका यूज़ बहुत ही केयरफुली करना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इसमें भी इसे 4 तरह से डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, सेकंड है कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, थर्ड है नेशनल रिसोर्सेज एंड फोर्थ है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अगर हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज की बात करें कि किसी एक व्यक्ति की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, जैसे किसी का घर है, बुक है, कार है, फील्ड है, तो वो क्या है? किसी एक इंसान का इसके ऊपर हक होता है, तो इसे हम कहते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। सेकंड है कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, इसमें किसी एक पर्सन का हक ना होके पूरी की पूरी कम्युनिटी का हक होता है। जैसे पब्लिक पार्क्स हो गए, यहाँ पे क्या है? कोई भी आ जा सकता है। पॉन्ड्स होते हैं, प्लेग्राउंड्स होते हैं, जो किसके लिए बने होते हैं? कम्युनिटी के लिए बने होते हैं।
थर्ड टाइप है नेशनल रिसोर्सेज। टेक्निकली जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, मान लो इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं या फिर कम्युनिटी ओन्स रिसोर्सेज हैं, सारे के सारे किसके अंडर आते हैं? नेशनल रिसोर्सेज के अंडर आते हैं। और अगर गवर्नमेंट चाहे तो जो किसी का इंडिविजुअल रिसोर्सेज है तो प्रॉपर कंपनसेशन के साथ उसे भी अपने अंडर ओन कर सकती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये इंडियन मैप है, ठीक है। ये वाली क्या बनी हुई है? पूरी की पूरी बाउंड्री बनी हुई है, इसे हम कहते हैं टेरिटरी, ठीक है। तो जितनी भी पॉलिटिकल बाउंड्री आपको दिख रही है, इसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उन्हें हम कहते हैं नेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। और क्या क्या आते हैं इनके अंडर? जैसे फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, लैंड है, और ओशन हमारे अंडर कितना आएगा? तो यहाँ से लैंड से लेकर अगर ओशन, जैसे यहाँ पे अरेबियन सी है, तो इस साइड अगर हम जाएं तो 22.2 किलोमीटर तक ये नेशनल रिसोर्सेज के अंडर आएगा। इस साइड भी 22.2 और इस साइड भी क्या होगा? 22.2 किलोमीटर तक हमारे इंडिया के अंडर ही आएगा, ठीक है। तो जितना ये भाग है इसे हम नेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। फोर्थ टाइप है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो किसी भी नेशन के अंडर नहीं आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इन्हें अलग से कोई इंस्टीट्यूट रन करता है। जैसे यहाँ पे है, अगर पानी है 22.2 के बाद अगर हमने पानी यूज़ करना है तो हम किसकी परमिशन लेते हैं? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की। कुछ ऐसी इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ होती हैं जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज को रन करती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में लास्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इन्हें भी आगे 4 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है पोटेंशियल रिसोर्सेज, सेकंड है डेवलप्ड रिसोर्सेज, थर्ड है स्टॉक और फोर्थ है रिजर्व। है पोटेंशियल रिसोर्सेज। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे 2 स्टेट्स हैं हमारे पास, एक है गुजरात और सेकंड है राजस्थान। दोनों में क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा धूप है और क्या होता है? बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं। बहुत ज़्यादा धूप होने की वजह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? सोलर प्लांट्स लगा सकते हैं। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं वहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं? विंड टरबाइन लगा सकते हैं। इससे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को हम जनरेट भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो पूरा मेथड है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, उस वजह से हम ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज इन्हें ही कहते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो हमारी ज़रूरतों को तो पूरा कर सकते हैं लेकिन इनका यूज़ करने के लिए हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं होती है। तो इस तरह के रिसोर्सेज को हम कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। सेकंड है डेवलप्ड रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो क्या हो चुके हैं? डेवलप हो चुके हैं। इट मीन्स कि इनका सर्वे भी हो गया है, क्वांटिटी भी चेक हो गई है, क्वालिटी भी चेक हो गई है और ये करंटली यूज़ हो रहे हैं। जैसे कोल, पेट्रोलियम, रिवर्स, इन सब क्या को हम क्या कह सकते हैं? डेवलप्ड रिसोर्सेज। थर्ड है स्टॉक, ठीक है। इसे आप एक वाटर के एग्जाम्पल से समझिए। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। इसमें हाइड्रोजन होती है और साथ में ऑक्सीजन होती है। एज यू नो कि जो हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा फ्यूल है और ऑक्सीजन के आपको फ़ायदे पता ही हैं। मेन है ये ब्रीदिंग के लिए यूज़ होती है। अगर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिसमें हम हाइड्रोजन को अलग कर सकें और या ऑक्सीजन को अलग कर सकें तो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होगी, लेकिन ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जिस वजह से हम हाइड्रोजन को अलग निकाल लें और ऑक्सीजन को अलग निकाल लें। तो ऐसे रिसोर्सेज जिनके पास पोटेंशियल तो होता है कि हमारी नीड्स को पूरा करें, लेकिन इन्हें एक्सेस करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती है, इन्हें हम कहते हैं स्टॉक। रिजर्व सोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो अभी अवेलेबल हैं लेकिन हमने उन्हें रिजर्व करके रखा है अपनी फ्यूचर नीड के लिए। या तो आप फ्यूचर नीड समझ लीजिए या फिर फ्यूचर जनरेशन के लिए। जैसे डैम वाटर है, फॉरेस्ट है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? रिजर्व रिसोर्सेज के। नेचर ने हमें एक फ्री गिफ्ट प्रोवाइड किया हुआ है एज रिसोर्स, लेकिन हम इंसान की कदर नहीं करते, तो इन रिसोर्सेज की हम लोग क्या कदर करेंगे? हम ह्यूमन बीइंग इनका अंधाधुंध यूज़ कर रहे हैं, जिस वजह से अलग अलग से प्रॉब्लम्स राइज हो रही हैं। जैसे क्या होगा? धीरे धीरे सारे के सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं। जितने थोड़े बहुत रिसोर्सेज बचे हैं वो किसी इंसानों के हाथ में जाते हैं। अब जिनके हाथों में जा रहे हैं वो क्या है? रिच है।
जिनके हाथों में प्रॉपरली नहीं जा रहे हैं वो क्या बन जाते हैं, पुअर हो जाते हैं। इस वजह से कम्युनिटी गैप आता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिच हैं और कुछ लोग क्या हो गए हैं, बहुत ज़्यादा पुअर। इसी वजह से जितने भी क्राइसिस आ रहे हैं वो हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ये सब प्रॉब्लम्स किसकी वजह से हो रही हैं, इन सब का मेन कॉज है ह्यूमन बींग्स। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया के लोग बुरे ही होते हैं, कुछ बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, लाइक माई सब्सक्राइबर्स, जिन्हीं की वजह से ये नया कंसेप्ट आया है जिसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें बहुत ही सिंपलेस्ट वे में दो चीज़ें बोली हुई हैं, इसे मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। इसमें अच्छे लोगों ने बोला है कि मान लो आपके पास वाटर है, इसका यूज़ करो, डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना है तो कीजिए, लेकिन इसकी वजह से एनवायरनमेंट को कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बोला है, आप वाटर का यूज़ करो, आज की डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना है कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड्स को हम ध्यान में ही ना रखें। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो डेवलपमेंट है करो, अपनी मर्जी से डेवलपमेंट करो, लेकिन डैमेज नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से एनवायरनमेंट को। और सेकंड था कि प्रेजेंट की डेवलपमेंट के लिए आप फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। ये कंसेप्ट आया कहाँ से था, तो 1992 में एक मीटिंग हुई थी जिसमें मोर देन 100 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया हुआ था, जिसे हम जानते हैं रियो डे अर्थ समिट के नाम से। ये है जो वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट है और ये कहाँ हुआ था, रियो डे जेनेरियो इन ब्राज़ील। और ये जो मीटिंग है हुई क्यों थी, इसके पीछे रीज़न क्या था, तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान किन चीज़ों से हो सकता है, इस चीज़ में डिस्कस हुआ ताकि ग्लोबल लेवल पे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल हो सके। तो इसके भी कई तरह के रिजल्ट आए, जैसे फर्स्ट पॉइंट है ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल, कि जितने भी कंट्रीज़ हैं सभी ने क्या डिसाइड किया कि हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे और इनका बहुत ही ध्यानपूर्वक सस्टेनेबल यूज़ करेंगे। और सेकंड है कि सभी कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया एजेंडा 21। अब ये एजेंडा 21 क्या है, ये एक ब्लूप्रिंट है जिसमें एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है और ये बताया गया है कि इन प्रॉब्लम से हम एनवायरनमेंट को किस तरह से सेव कर सकते हैं। तो ये इसका ब्लूप्रिंट था। अभी हम देख लेते हैं कि इंडिया में जो रिसोर्स प्लानिंग है वो किस तरह से होती है और ये सच में हमारे लिए नेसेसरी है या नहीं। जी हाँ, ये बिल्कुल हमारे लिए नेसेसरी है, क्योंकि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सब स्टेट्स में इक्वल हों, जिस वजह से जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम इन्हें अच्छी तरह से मैनेज कर लें। इसी वजह से जो रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन है वो पॉसिबल हो पाएगा। अभी इनका प्रोसेस क्या रहता है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सबसे पहले रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनका सर्वे होगा, मैपिंग होगी, क्वालिटी चेक होगी, क्वांटिटी चेक होगी, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, एक स्ट्रक्चर प्लान करेंगे। इट मीन्स कि उसे हम देखेंगे कि इसके लिए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है, एक स्किल ग्रुप देखेंगे हम कि कौन इसे अच्छी तरह से इनका स्ट्रक्चर तैयार कर सकता है। थर्ड स्टेप है वो है कि जो हमने रिसोर्स प्लान किया है उसे हम मैच करेंगे जो हमारे अदर नेशनल डेवलपमेंट प्लान है वो उनसे मैच भी करता है या नहीं करता है। तो ये स्टेप्स थे रिसोर्स प्लानिंग के। ब्रिटिशर्स के आने के पहले हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसमें बहुत से रिसोर्सेज हमारी कंट्री में मौजूद थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने मैक्सिमम जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया, जिसकी वजह से प्रेजेंट टाइम में हमारे पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज रह गए हैं। तो हमें इन सब रिसोर्सेज को बहुत ही सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे लैंड रिसोर्स के बारे में। अभी आप मान लो आपने कहीं घर बनाना है या फिर जो जंगल है, वाइल्ड लाइफ है, एग्रीकल्चर है, ये सब किस पे पॉसिबल है, वो है लैंड पे। लैंड के बिना ना ही हम घर बना सकते हैं, जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, रोड बने हुए हैं, सब किस पे पॉसिबल है, लैंड पे। तो लैंड को हमने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, जो प्लेन एरिया है वो है 43%, ओके।
टोटल लैंड का जो 43% है वो है प्लेन एरिया, 30% में है माउंटेन और जो 27% है उसमें है प्लेट्यू। अभी प्लेट्यू क्या होता है, जो नॉर्मल ज़मीन से थोड़ा सा उठा हुआ सा जो भाग होता है उसे हम कहते हैं प्लेट्यू। जैसे मान लो नॉर्मल ज़मीन है तो इसके ऊपर ये थोड़ा सा उठा हुआ सा जो भाग होगा इसे हम प्लेट्यू कहेंगे। अभी हम देखते हैं कि लैंड को किस किस तरह से यूटिलाइज किया गया है। तो इसे 6 टाइप में यूटिलाइज किया है। फर्स्ट है फॉरेस्ट, सेकंड है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, थर्ड इज अदर कल्टीवेटेड लैंड, फोर्थ है फैलो लैंड, फिफ्थ वन इज नेट सोन एरिया और सिक्स्थ है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। जो फर्स्ट है फॉरेस्ट, तो जितने भी घने घने जंगल हैं वो सब कौन सी यूटिलिटी में आते हैं, फॉरेस्ट के अंडर आते हैं। सेकंड है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसी लैंड जिस पे हम किसी भी तरह की फसल नहीं उगा सकते हैं। इसमें 2 तरह की लैंड आती है, एक है वेरन एंड वेस्ट लैंड। जितनी भी बंजर जमीन है उसे हम कहते हैं वेरन एंड वेस्ट लैंड। और सेकंड है लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चर यूज़। अभी जैसे हमारी कोई और लैंड होती है जहाँ पे हमने रोड बनाए हैं, बिल्डिंग बनाई है, इंडस्ट्रीज़ बनाई हैं, तो उस जगह भी हम किसी तरह की फसल नहीं उगा सकते हैं, तो ये है नॉन एग्रीकल्चर लैंड। थर्ड टाइप है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। इसमें 3 तरह के होते हैं। जैसे ग्रेजिंग लैंड है जहाँ पे पशु वगैरह चरने आते हैं, वहाँ पे किसी भी तरह का कल्टीवेशन नहीं होता है। सेकंड है लैंड ऑफ मिसलेनियस ट्रीज, यहाँ पे बहुत तरह तरह के ट्रीज हमें देखने को मिलेंगे और यहाँ भी हम किसी भी तरह की फसल नहीं उगाते हैं। इसी के अंडर थर्ड है कल्चरेबल बेस्ड लैंड। ये ऐसी लैंड होती है जहाँ पे हम फसल तो उगा सकते हैं लेकिन हमने लास्ट 5 ईयर से किसी भी तरह का कोई कल्टीवेशन नहीं किया हुआ है। फोर्थ टाइप है फैलो लैंड। अब ये फैलो लैंड क्या होती है, एक ऐसी लैंड जहाँ पे हम इसे कल्टीवेशन तो कर सकते हैं लेकिन कुछ रीजंस की वजह से हम यहाँ पे कल्टीवेशन नहीं करते हैं। तो इसके अंदर 2 सब क्लासिफिकेशन होती है, वो है करंट फैलो लैंड, जिससे लास्ट 1 ईयर से हमने किसी भी तरह की कोई फसल नहीं उगाई हुई है। और सेकंड है अदर देन करंट फैलो लैंड, जिसमें 1 to 5 ईयर्स तक हमने कोई भी फसल उसमें अंदर नहीं उगाई है, तो उसे हम कहते हैं फैलो लैंड। नेक्स्ट है नेट सोन एरिया, एक ऐसा एरिया जहाँ पे साल में एक फसल उगाई जाती है, उसे हम कहते हैं नेट सोन एरिया। और लास्ट है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। इसमें 2 तरह की आती हैं, साल में एक से ज़्यादा क्रॉप उगाई जा रही हैं और साथ ही में जो साल में एक बार फसल उगाते हैं वो दोनों इसके अंडर आता है। ओके, आप इसका डिफरेंस समझ लीजिए, बहुत से लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं। तो नेट सोन एरिया में क्या होता है, साल में बस एक बार फसल उगा ली तो वो क्या हो गया, नेट सोन एरिया। ठीक है, एक बार फसल उगाने से नेट सोन एरिया हो गया। अगर साल में एक बार फसल उगा रहे हैं या फिर एक से ज्यादा बार फसल उगा रहे हैं तो दोनों को ही हम क्या कहते हैं, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ठीक है, ग्रॉस क्या हो जाता है, दोनों को प्लस कर दिया, दोनों को इसमें ऐड कर देते हैं, तो इसे हम कहते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो ये हमने पढ़ा कि हम लैंड को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लैंड पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, सॉइल के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।